गुड इवनिंग ऑल। अपना जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अब तक, तो उसमें रत्न प्रकरण अपना लास्ट चल रहा है। मतलब अपना जो इस वक्त चल रहा है रत्न रत्न प्रकरण, जिसमें अपने रत्न कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे उपरत्नों की। ठीक है, तो उपरत्नों की बात करने से पहले थोड़ा मैं पूछ लूँ पुराना। तो रत्न प्रकरण ही पूछ लेते हैं, अभी लेटेस्ट वही हुआ है। तो रत्नों के नाम वाला श्लोक हिमानी याद है? रत्नों के नाम वाला याद हो तो जल्दी से सुना दो, जब तक और श्लोक याद करने चाहिए। मैंने कही थी ना, श्लोक आपको सबके बेसिक श्लोक जो हैं वो याद करने नाम वाले। इतने सारे हैं, अभी तो सुधा आएगा वर्ग, सिक्ता वर्ग आएगा। ठीक है, मिसलेनियस में और 15-20 द्रव्य, 5-7-8 द्रव्य ऐड हो जाएंगे। 100 करीब द्रव्य हैं, आपको वर्ग में याद होंगे नहीं, गड़बड़ होएगी। क्यों? क्योंकि मिक्स द्रव्य भी हैं, कहीं कुछ उपधातुओं में भी आते हैं और महारस साधारण रस इनमें भी आते हैं। अभी जैसे उपरत्न ही अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें शुरुआत किससे होगी? वैक्रांत से। क्योंकि वैक्रांत अपन ने कहाँ पढ़ा था पता है? वैक्रांत का वर्णन कहाँ पे आया हुआ है? कोई भी बताओ मेरे को, वैक्रांत अपन ने कहाँ पढ़ा है अभी तक? एनीवन? महारस, वेरी गुड। तो वैक्रांत का वर्णन अपन ने महारस में पढ़ा है। तो अब वो और जगहों पे भी है, ठीक है, सिर्फ महारस में ही नहीं, और अब यहाँ पे उपरत्न में भी अपन शुरुआत में पढ़ेंगे। ऐसे मिक्सिंग हो सकती है, तो इसलिए श्लोक याद करना बेटर है। नाम का तो सबको एटलीस्ट श्लोक याद करो ही करो, ठीक है। और बाकी का पता नहीं, नाम का तो सबको श्लोक याद होने चाहिए, सबके नामों के। महारस, उपरस, साधारण रस, ठीक है। इसके अलावा धातु वर्ग, जो वो शुद्ध लोहम कनक रजतम भानु लोहाश्म सारम वाला वो श्लोक, ठीक है। फिर उसके बाद ये रत्न वाला, माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणिताक्षर्यम च पुष्पम विदुरम च नीलम गौमेधिकम च अद्वैदुर्यम क्रमेण रत्नम नवग्रहाणाम, ठीक है। तो ये रत्न वाला श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अब जो है उपरत्न वाला श्लोक, जो उसमें क्या है कि उपरत्न में आजकल 10 उपरत्न माने गए हैं, वैसे रसतरंगिणी ने 6 उपरत्न बताए हैं, ठीक है। तो आप और फिर और जगहों में अलग अलग और है, जैसे आनंद कंदकार ने 9 उपरत्न माने हैं, आयुर्वेद प्रकाश ने 15 माने हैं, ठीक है। सबके अलग अलग मानने हैं। सीसीआईएम ने 10 को जो है उपरत्न रूप में या उपरत्न वर्ग में माना है, ठीक है, सीसीआईएम के अकॉर्डिंग। तो वो अपन वो 10 ही द्रव्य अपन जो है सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मत हैं अलग अलग आचार्यों के। तो आपको श्लोक याद होगा ना, तो चीजें क्लियर रहेंगी आपके माइंड में, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, रत्न का शोधन, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। विशेष शोधन कौन बताएगा मेरे को? सबके आते हैं किसी को कि जो बोल दे कि हाँ भाई मैं सारे 9 के 9 रत्नों के विशेष शोधन बता सकता हूँ कि किसका किस में करते हैं द्रव्य? कोई भी नहीं है ऐसा? कोई तो होगा यार। मैंने ऐसा भी नहीं है यार, मैंने बहुत जल्दीबाजी में पढ़ाया हो कि तुम लोगों को कुछ याद ही ना हो। पूरा टाइम भी देता हूँ मैं जितना हो सके, रोज रोज पूछता भी हूँ, भले ही तुम्हारा मन हो बताने का या नहीं हो। बोलो, जिसको जितने का पता हो उतना बता दो, किसी को भी बताओ तो, कि भाई माणिक्य का किस में करते हैं, ठीक है, पता हो तो। माणिक्य का किस में करते हैं? जम्बीरी नींबू में, ठीक है, या अम्ल द्रव्य में, ठीक है। मुक्ता, मोती का। ऐसे टाइप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई है, कोई भी नहीं बोल सकता कि तुमको कारण बता दो भाई, तुम कहाँ पे हो जो बोल नहीं सकते हो आंसर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, टॉपिक ही शुरू करते हैं। तो उपरत्न, उपरत्न का ये सीन है। हाँ, धर्मेंद्र समझ गया। उपरत्न में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? जो सीसीआईएम ने माने हैं, ठीक है। एक सेकंड हो रही है। तो उपरत्न में अपन पढ़ेंगे वैक्रांत,
ठीक है, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, ठीक है, पैरोजक, फिर स्फटिक मणि, और फिर उसके बाद तृणकांत, ठीक है, पालक, पुटिका, रुधिर। ठीक है, ये सारे जो है अपन पढ़ेंगे किसमें, उपरत्न प्रकरण में। या 9-10 द्रव्य जो हैं इनके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आता है सबसे पहले अपने उपरत्न होते क्या हैं। तो उपरत्न भी एक प्रकार के खनिज पाषाण है, यानी प्रीशियस स्टोन ही होते हैं। ये भी इनमें भी चमक होती है, पारदर्शकता होती है, लेकिन रत्नों के जो गुण है उसके अपेक्षा इनमें गुण जो होते हैं कम होते हैं। ठीक है, और ये रत्नों जितने मूल्यवान भी नहीं होते, उनसे कम मूल्यवान होते हैं। इस तरीके से तो आप उपरत्न का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, क्या होते हैं, खनिज पाषाण होते हैं, इनमें भी काठिन्य, चमक और पारदर्शकता होती है रत्नों के समान, लेकिन इनमें गुण रत्नों से की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के खनिज पाषाणों को उपरत्न कहते हैं। अब उपरत्न के भेद की बात करें तो रस तरंगिणी ने 6, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, रस तरंगिणी, इसने माने 6 भेद। ठीक है, आनंद कंदकार, एक से बता रहा, आनंद कंदकार ने कितने माने, 9 उपरत्न माने। ठीक है, फिर आयुर्वेद प्रकाश एपी, आयुर्वेद प्रकाश कितने मानता है, 15। ठीक है, और सीसीआईएम सीसीआईएम सिलेबस में अपन कितने पढ़ते हैं, 10। बस ये बात याद रखना कि रस तरंगिणी ने उपरत्न बताए 6, आनंद कंदकार ने 9 उपरत्न माने हैं, आयुर्वेद प्रकाश में 15, और सीसीआईएम ने जो है 10 माने हैं, जिसमें रस तरंगिणी का और सीसीआईएम का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। ठीक है, सीसीआईएम का इसलिए कुछ सिलेबस में यही है। अब आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, सबसे पहले टॉपिक की बात करूं तो बड़े क्वेश्चन इन जनरल आपको धातु प्रकरण, ठीक है, रत्न, या फिर महारस उपरस साधारण 10 से बनते हैं। ठीक है, इससे जो है बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। बड़ा क्वेश्चन 10 या 20 नंबर का अगर इससे आएगा तो वैसे आएगा जैसे पार्ट्स में नहीं आते क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एक सॉरी, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें, ठीक है, 10 नंबर का, उसमें डिवाइडेशन कर देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे, 5-5 नंबर के या 2.5-2.5 नंबर के, तो उसमें टिप्पणी करो ऐसे करके बोल देंगे कि इनकी टिप्पणी करें, तो उसमें दिखा देंगे सूर्यकांत, वैक्रांत, ठीक है, फिर उसके बाद सुधा सिक्ता का कुछ लिख देंगे, ऐसे 3-4 पॉइंट करके दे देंगे। इस तरह से जरूर ये क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े, नहीं तो 5 नंबर से ज्यादा इसका क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, और इसको पढ़ना भी आसान है, इसका आपको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, और वही टेबल फॉर्म में ही इसको बनाना है। ठीक है, वही पॉइंट है इसके भी, कि भाई इसका नाम, इसके पर्याय, इसके प्राप्ति स्थान लिखना था तो वो, ठीक है, इसके भेद, शोधन, मारण, इसकी भस्म मात्रा, अनुपान और रोगाधिकार प्रयोग वगैरह, यही इसके पॉइंट बनेंगे, है ना। टेबल वेबल फॉर्म कर लो, खुद के हाथों से बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। किताब से या हमारे बनी बनाई टेबलें देने से उनको पढ़ोगे, चीजें याद होगी पर उतने टिप्स पर नहीं होंगी। टिप्स पर तब होती है जब अपन अपने हाथ से लिखते हैं, अपने हाथ से टेबल बनाते हैं, अपने हाथ से दिमाग लगाएं, तो मतलब दिमाग लगा के फिर लिखते हैं। ठीक है, तो लिख के पढ़ो खुद से तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो अपन कहाँ थे कि उपरत्न के भेद विभिन्न जगह अलग अलग बता रखे थे, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, जो रस तरंगिणी ने है उसने 6 भेद कौन कौन से बताए, सूर्यकांत है, सूर्य मणिस तथा, सॉरी माफ करना, ये पर्याय वाला है, तो इसने बताया वैक्रांत, ठीक है, पहला, दूसरा सूर्यकांत, तीसरा चंद्रकांत, चौथा राजावत, पांचवा पैरोजक और छठा स्फटिक। ये 6 जो है रस तरंगिणी ने माने। इसके अतिरिक्त सीसीआईएम सिलेबस में कौन कौन से अपन पढ़ते हैं, तृणकांत, पालक, रुधिर पुत्तिका और कांच। ठीक है, ये जो है अलग अलग 10 भेद जो है सीसीआईएम ने बताए हैं, 10 वर्ग बताए हैं। ठीक है, तो इन 10 द्रव्यों को जो है उपरत्न वर्ग में सीसीआईएम ने बताया है, और रस तरंगिणी ने 6 को बताया। अच्छा, शुरुआत करते हैं वैक्रांत से। तो वैक्रांत अपन पढ़ ही चुके महारस वर्ग में, तो वैक्रांत का वहीं डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, वहां बार बार वैक्रांत की अपन बात अब नहीं करेंगे, टाइम इतना है नहीं। ठीक है, तो वैक्रांत हो गया। फिर उसके बाद अपन आते हैं, यहाँ पे शुरुआत में देखो श्लोक दे रखा है, वैक्रांतम सूर्यकांतश्च चंद्रकांतो नृपोपल पैरोजकम च स्फटिकम शुद्र रत्न गणो ही अयम। ये जो है
6 शुद्र रत्न या उपरत्न बोले गए, क्योंकि ये भी शुद्र रत्न उपरत्न का ही एक पर्याय मानो, ठीक है। तो ये बता रखा है। वैक्रांत का अपन ने महारस में पढ़ लिया, तो महारस में उसको देखना है आपको आज, ठीक है। फिर आता है सूर्यकांत। सूर्यकांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है सूर्य के समान कांति वाला, तो सनस्टोन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। रासायनिक सूत्र, अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, तो अलग अलग इसके रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे कि कोई सोडियम का ऑक्साइड हो गया, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या सिलिकॉन का ऑक्साइड हो गया। इस तरह से इसके जो है वो रासायनिक सूत्र चलता है इसका, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस आप ये मान लो खनिज है ये भी, सोडियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इस तरह से आप मान सकते हो ये खनिज है। फिर इसकी बात कठिनता की बात करें, 5.5 to 6 इसका काठिन्य है। और पर्याय की बात करें तो सूर्यमणि, सूर्योपल, दीप्तोपल, ठीक है, बहिर्गर्भ या वह्निगर्भ, ठीक है। फिर ज्वलनोपल, तपनमणि, तपन, रविकांत, अग्निगर्भ, ठीक है, ज्वलनाश्म, अर्कोपल, वसु, ये सारे सूर्य और उससे रिलेटेड पर्याय हैं, ठीक है। कि सूर्य की मणि, सूर्य की कांति वाला। उसके अलावा दीप्त, दीप्त कौन होती है, अग्नि या सूर्य, तो दीप्तोपल। ऐसे ही वन्नी क्या था, वन्नी गर्भ, कि जिसके गर्भ में वो आग जलने जैसी वैसी दिखाई देती है ना, जो गर्भ में से अंदर से ऐसा लगता है ये इसको रत्न को देखने पर कि अंदर आग जल रही हो। इस तरह से वन्नी गर्भ, या जो अपने हो गया अग्नि गर्भ, ठीक है, वो पर्याय हो गए। ज्वलनाश्म, ज्वलन किसका पर्याय है, अग्नि या सूर्य का एक तरह से पर्याय मान सकते हो। तो जो पत्थर जलता हो, ज्वलनाश्म। इस प्रकार से इसके जो है पर्याय हो गए। फिर अपन आगे बात करते हैं इतिहास की, तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में जो है इसका उन्माद चिकित्सा में सूर्यकांत मणि का प्रयोग जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में भी कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है, और 8वीं शताब्दी के बाद के जो रस ग्रंथ हैं उनमें जो है इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, अब इसका अपन देखें अपीयरेंस कैसा होता है, तो किंचित रक्त वर्ण लिए हुए श्वेत वर्ण का पाषाण है, मतलब ऐसा सफेद व्हाइट रेडिश टाइप के कलर का जो है ये पत्थर होता है, ठीक है। इसका रक्त वर्ण सामान्यतः इसमें प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, मतलब इसमें आयरन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इसको काट के जो है अलग अलग शेप दी जाती है, लेंस के आकार की हो गई जैसे, ठीक है, थोड़ी राउंडेड ओवल शेप दे दी, तो इस प्रकार से जो है इसको शेप दी जाती है। इसमें सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम आदि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश में चमकता है, इसके द्वारा सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रीभूत कर देने से कागज या रुई वगैरह जल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछे तो वैसे तो वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ टेबल वाले, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बाकी परिचय आप लिख लो, क्योंकि 2 नंबर में क्या होता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि भाई इसको बताओ, इसके बारे में बताइए, सूर्यकांत मणि के बारे में बताइए। फिर आपको ये परिचय, थोड़ा उसका अपीयरेंस जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। ये टेबल में नहीं लिखना आपको, ये केवल आपको जैसे एज ए नॉर्मल एक बार तो बुक पढ़नी ही होती है, सबको पढ़नी होती है, ठीक है। तो उस वक्त इसको थोड़ा पढ़ लो, और रफ कॉपी में एज ए रफ वर्क नोट कर लो, ठीक है। बस इतना ही है। प्राप्ति स्थान बताएं इसके अगर, तो बर्मा के मोगोल जिले में, ठीक है, रूस, ठीक है, मेडागास्कर, नॉर्वे, जिन जगहों पे जो है ये पाया जाता है। भेद की बात करते हैं, इसके कोई भेद नहीं है, ठीक है। अब ग्राह्य यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी का जो सूर्यकांत है वो कैसा होता है, स्वच्छ, स्निग्ध, व्रण रहित, व्रण मतलब उसमें कहीं से भी टूट फूट नहीं हो रखी हो, व्रण रहित का मतलब यही है, ठीक है। निष्तुष, कसौटी पर घिसने पर जो है विशेष निर्मल तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अग्नि प्रज्वलित करने वाला, मतलब यहाँ पर ऐसा है, इसने बता रखे हैं कि भाई स्निग्ध वगैरह तो ये तुम समझते हो, मेन आता है निष्तुष। निष्तुष का मतलब क्या है, इसमें से कुछ जैसे कोई वो निकलता है ना, जैसे एक शूक या सुई की तरह जैसे निकल जाता है कई पत्थरों में, कुछ आउट ग्रोथ होती है, इस तरह की आउट ग्रोथ नहीं है, एकदम सिमिलर, सब तरफ से समान पोजीशन वाला होता है, समान स्ट्रक्चर वाला होता है ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ग्राह्य होता है। फिर सूर्य के स्पर्श से अग्नि प्रज्वलित करने वाला, ये यहाँ पे अभी अपन परीक्षा पढ़ेंगे ना इसकी सूर्यकांत की, तो उसके जैसा ही है, यहाँ पे वहां समझ में आ जाएगा। अब देखो नीचे परीक्षा आई गई कि जो सूर्यकांत मणि
सूर्य की किरणों के स्पर्श से अग्नि उत्पन्न करके उसे कागज या रुई को जला देता है, उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये परीक्षा बता रखी है। अब यहाँ पे जलाएगा कैसे? जैसे बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप भी किए होंगे कि लेंस होते थे अपने पास एक वो मोटे वाले, ठीक है, उस पे क्या करते थे, सूर्य की किरणें उस लेंस से अपन एक कागज पे फोकस करते थे उसको, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे कुछ टाइम फोकस करने पर उस कागज में आग लग जाती थी। बिल्कुल वही बात यहाँ पे इसने बोली है कि सूर्यकांत मणि से जो है वो इस पर प्रकाश जो है सूर्य का, वो परावर्तित होके उस कागज पे इकट्ठा होता है, ठीक है, कागज या रुई पे, फिर लगातार वहां पे इकट्ठा रहने पर जो अगर उसको आग लगा दे तो वो श्रेष्ठ सूर्यकांत मणि हो गई। ठीक है, तो ये सूर्यकांत मणि की परीक्षा हो गई। अच्छा, अब शोधन की बात करें तो शोधन क्या है? क्षार अम्ल द्रव्यों में डोलायन त्रिविधि से 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक स्वेदन करने पर जो है ये शुद्ध हो जाती है सूर्यकांत मणि। ठीक है, तो क्षार या अम्ल द्रव्य का यहाँ पे प्रयोग किया है। और एक रत्नों में अम्ल द्रव्य का प्रयोग यानी अम्ल वर्ग का प्रयोग किसमें किया है? माणिक्य में। ठीक है, जंबीरी नींबू या अम्ल द्रव्य स्वरस का प्रयोग किया है। अच्छा, मारण की बात करें तो सूर्यकांत को लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर सूक्ष्म चूर्ण करके सीमाक पत्थर के खलों में समभाग शुद्ध मनयशिला शुद्ध गंधक मिलाकर जल से मर्दन करे, फिर टिकिया बनाकर सुखाकर गजपुट की अग्नि दे और 7 बार पुट पाक करने पर जो है सूर्यकांत की भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले अपन ने फर्स्ट स्टेप में सूर्यकांत मणि कठिन होती है तो उसका चूर्ण बना लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया? सीमाक पत्थर में वो सूर्यकांत मणि का चूर्ण डाला और उसमें समभाग शुद्ध मनयशिला और शुद्ध गंधक जो है ऐड किए। फिर जल से वो जो है भावना दी, यहाँ पे जल की भावना दी, यहाँ पे जल के साथ मर्दन किया और मर्दन करके टिकिया बनाई और 7 बार गजपुट की अग्नि दे दें। यहाँ पे पुट दिया है, कितने? 7 पुट दिए हैं। गजपुट की अग्नि देकर जो है भस्म तैयार किए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको मारण प्रक्रिया, भस्म निर्माण भी। भस्म की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? 1/4 से 1 रत्ती अनुपान मधु, और आप बाकी ये लिख सकते हो कि रोगानुसार जो है विभिन्न स्वर आदि भी अनुपान के रूप में अपन ले सकते हैं। और सूर्यकांत उष्ण मेद्य रसायन श्लेष्मवात नाशक होता है और धारण और पूजन करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होता है। अच्छा, सूर्य ग्रह प्रसन्न और कौन से रत्न से हो रहा था? सूर्य ग्रह किस रत्न के का कारण प्रसन्न हो रहा था? कौन सा रत्न धारण करने पर? बिल्कुल सही सुरभि, माणिक्य। ठीक है, माणिक्य रत्न बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अब अगला पढ़ते हैं अपन, चंद्रकांत। ठीक है, चंद्रकांत शुरू करते हैं। चंद्रकांत को नाम से पता लग रहा है, जैसे सूर्यकांत का नाम क्या था? सनस्टोन, वैसे अंग्रेजी में चंद्रकांत को क्या बोलते हैं? मून स्टोन। ये भी पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, इन सब का जो है खनिज द्रव्य होता है। ठीक है, चमकता है, खनिज पाषाण है, तो इसलिए इसको उपरत्न वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अब चंद्रमा का एक पर्याय है, चंद्रमा का इंदु। ठीक है, पता है ना आपको इंदु? चंद्रमा या चंद्रमा की किरण को इंदु बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गया है इंदुकांत, इसका एक पर्याय है। चंद्रकांत, चंद्राश्म, चूंकि ये पत्थर है तो यहाँ पे चंद्राश्म। चंद्रजोपल, कि भाई चंद्रमा की रोशनी में चमकता है इसलिए। शीतात्मा, चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे शीतात्मा इसका पर्याय बताया। चंद्रिका द्रव, शशिकांत, चंद्रमणि, चंद्रोपल, सारे चंद्र से रिलेटेड जो इसके पर्याय हैं। इस प्रकार से जो है चंद्रकांत के पर्याय हो गए। इतिहास की बात करें तो बृहत संहिता है, जैसे कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट संहिता, इनमें इसका वर्णन नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी के बाद के रस ग्रंथों में इसके गुणकर्मों का कुछ विवेचन प्राप्त होता है, यानी मिलता है। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन अपन देखे, इसका अपीयरेंस देखे तो नीलाभ श्वेत वर्ण का। अच्छा, सूर्यकांत कैसा था? श्वेत वर्ण का, लेकिन रक्ताभ यानी रेडनेस अंदर उसमें थी। यहाँ पे क्या है? नीलाभ श्वेत वर्ण का, जो कि ठंडा है, चंद्रमा के समान, रोशनी के समान है, तो नीलाभ श्वेत दूधिया वर्ण का जो है रत्न पाषाण है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश में इसकी चमक जल की आभास कराती है। मतलब चंद्रमा की रोशनी में इसको लेके जाते हैं ना, तो ऐसे पानी की जैसी रोशनी होती है ना, कलर वगैरह, उस कलर की जो है रोशनी है, इमिट करता है, निकालता है। ठीक है, परावर्तित करता है। चंद्रमा के प्रकाश में विशेष सुंदर, शीतल और आबदार दिखाई देता है।
मतलब एकदम सुंदर दिखाई देता है चंद्रमा की रोशनी में। यह पारदर्शक, स्पर्श में स्निग्ध, स्वच्छ मणि है। ठीक है, इसके खनिज को पार्थाइट भी बोलते हैं। रासायनिक दृष्टि से इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन आदि जो है द्रव्यों का ये यौगिक होता है। ये सब मैं आपको बता चुका। अच्छा, प्राप्ति स्थान की बात करें इसकी, तो ये श्रीलंका में, बर्मा में, मेडागास्कर में जो है प्राप्त होता है। भेद, इसके कोई भेद नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें काम की जाए शोधन। शोधन में भी इसका बोल रखा है कि इसका कोई शोधन का उल्लेख नहीं है, मतलब ये पहले से शुद्ध होती है। ठीक है, अब ग्राह्य चंद्रकांत मणि कैसी होती है? स्निग्ध, शीत, पीत वर्ण, त्रास आदि दोषों से रहित। अब त्रास आदि दोष से आपको याद आ रहे होंगे रत्न के 5 दोष। कोई भी मेरे को एक रत्न के 5 दोष बता दो, त्रास आदि जो दोष थे रत्न के। एनीवन? जल्दी लिख के टाइप करके बता दो। त्रास एक ही बताया। अच्छा, ग्रास दोष। अच्छा, ग्रास, त्रास और बिंदु। ठीक है, रेखा, वेरी गुड। और जलगर्भता, बिल्कुल सही, शाबाश, ऐसे ही पढ़ा करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये है 5 दोष बताए गए हैं। ठीक है, तो इन दोषों से जो है रहित हो, त्रास आदि दोष रहित, मतलब यहाँ पे बता रखा है कि भाई ये जो 5 दोष बता रखे थे रत्नों के, उनसे वो रहित हो। ठीक है, मुनियों के अंतःकरण जैसा स्वच्छ। इसके अलावा चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से जल स्रवित कराने वाला चंद्रकांत उत्तम होता है। इस प्रकार से इसके जो है कुछ गुण, ग्राह्य चंद्रकांत के गुण बता रखे हैं। ठीक है, अब मारण की बात करते हैं। मारण में यहाँ पे वही, इसको लोहे के इमाम दस्ते में कूटा, सूक्ष्म चूर्ण किया। फिर इसमें संभाग, हिंगुल और मनयशिला। अच्छा, वहां पर क्या मिलाया सूर्यकांत में? मनयशिला और गंधक, Mg। यहाँ पे क्या मिलाया? हिंगुल और मनयशिला मिलाया। और वहां पर जल की भावना दी थी, यहाँ पे गृत कुमारी स्वरस की। ये याद रखना डिफरेंस। ठीक है, फिर वही टिकिया बनाकर जो है गजपुट की अग्नि देने पर जो है इसकी भस्म तैयार हो जाती है चंद्रकांत की। मात्रा भस्म की 1/2 से 1 रत्ती। अनुपान मधु। अति शीतल स्निग्ध होती है। को चंद्रमा के कांटेक्ट में तो आपको शीतल और स्निग्ध लिखनी है। ठीक है, रक्त पित्त, पित्तज रोग, रक्तज रोग, ज्वर, दाह नाशक होती है। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इनके पीछे के कॉन्सेप्ट, कि कोई शीतल वीर्य वाली चीज है तो वो पित्त पर, रक्त पर काम करेगी। क्यों? क्योंकि रक्त पित्त के गुण कैसे होते हैं? उष्ण टाइप के होते हैं वो। ठीक है, उसके ऑपोजिट चिकित्सा हो जाती है, विपरीत गुण वाली। तो इसलिए उन पे काम करेगा ही। अब ज्वर का आपको एग्जाम्पल दिमाग में आएगा, तो ज्वर भी क्या है? पित्त जन्य रोग है। ज्वर की आप संप्राप्ति जब पढ़ेंगे तो उसमें पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है सबसे पहले। और जो आप उत्पत्ति, पौराणिक उत्पत्ति भी पढ़ेंगे तो शिव जी के क्रोध से जो है पित्त के, सॉरी, ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। क्यों? शिव जी के क्रोध यानी वीरभद्र के क्रोध से पित्त प्रकोपित हुआ लोगों का, और फिर वहां उनके ज्वर की जो है उत्पत्ति हुई। ठीक है, अच्छा, चंद्रकांत मणि को धारण करने पर दरिद्रता दूर होती है, शिव का प्रिय है। ठीक है, यानी शिव जी को प्रसन्न करता है चंद्रकांत। अच्छा, इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि शिव जी की जटाओं में कौन विराजता है? चंद्र विराजे। ठीक है, तो चंद्रमा इसलिए भी, शिव जी को जो है चंद्रकांत मणि शिव जी को प्रिय है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने क्या होगी? चंद्रकांत मणि होगी। अब मैं क्लास एक बार वापस ज्वाइन करना। राजावर्त और एक राजावर्त और पैरोजक, या तो राजावर्त, केवल एक राजावर्त और देख लेते हैं। देखते हैं, वापस ज्वाइन करना एक बार, राजावर्त और पैरोजक, ये दोनों अपन देख लेंगे और आज की क्लास एंड करेंगे। ठीक है, वापस ज्वाइन होना अभी।